हेलो गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रितेश में। चलिए तो अपने प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में अनेकार्थी शब्द कौन है। आपको बताना है कि निम्नलिखित शब्द में कौन एक अनेकार्थी शब्द है। घास होगा, पत्र होगा, गाय होगा या घोड़ा होगा। बताइए कि इनमें से कौन एक अनेकार्थी शब्द है। किसका एक मतलब अनेक शब्द निकल सकता है। ठीक है, एक शब्द है लेकिन उसका अर्थ जो है अनेक निकल सकता है। बताइए, गाय को तो हम लोग सिर्फ गाय ही बोल सकते हैं, घोड़ा को घोड़ा ही बोल सकते हैं। ठीक है, इसका पर्यायवाची होता है लेकिन अनेकार्थी नहीं। बताइए, तो ये क्या है आपका पत्र। ठीक है, जिन भी बच्चों का ऑप्शन नंबर सी है, बी है, वो बिल्कुल सही है। क्या हो जाएगा पत्र। पत्र जो है क्या, वो है आपका अनेकार्थी शब्द है। ठीक है, और आप घोड़ा का पर्यायवाची बताइए। घोड़ा का पर्यायवाची बताइए जल्दी से। तो ये क्या हो जाएगा, अश्व हो जाएगा, तुरंग हो जाएगा। ठीक है, और भी बहुत होता है तो वो आप लोग देख लेंगे एक बार। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में एकार्थी शब्द कौन है। आपको बताना है कि एकार्थी शब्द कौन है जिसका कि बस एक ही अर्थ निकलता हो। अंक होगा, पतंग होगा, वृक्ष होगा या मधु होगा। जिस शब्द का बस एक ही अर्थ निकलता हो वो बताना है आपको। तो यहाँ पर अंक है, पतंग है, वृक्ष है, मधु है। बताइए क्या हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ एक अर्थ। तो जिन भी बच्चों का ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल सही है। क्या हो जाएगा, वृक्ष। वृक्ष जो है ये एकार्थी शब्द है। वृक्ष से हम लोग सिर्फ वृक्ष को ही डिनोट कर सकते हैं, अदर चीज़ को नहीं। मधु से, मधु मतलब एक मीठा भी होता है, शहद भी होता है, फिर एक और भी अदर चीज़ें। ठीक है, तो इसका ये अनेकार्थी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, प्रत्येक स्वतंत्र और सार्थक वर्ण समूह कहलाता है। आपको बताना है कि प्रत्येक स्वतंत्र और सार्थक वर्ण समूह क्या कहलाता है। वाक्य कहलाता है, कारक कहलाता है, समास कहलाता है, शब्द कहलाता है। बताइए, प्रत्येक स्वतंत्र एवं सार्थक वर्ण समूह। वर्ण समूह, वर्ण के मिलने के बाद क्या बनता है आपको पता होना चाहिए कि जब कोई वर्ण और वर्ण जुड़कर क्या बनेगा। तो यहाँ से आप पता कर सकते हैं कि क्या हो जाएगा, वाक्य होगा, कारक होगा, समास होगा, शब्द होगा। तो क्या हो जाएगा, जिन भी बच्चों का ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल सही है। तो प्रत्येक स्वतंत्र और सार्थक वर्ण समूह जब मिलता है, यह सार्थक समूह क्या कहलाता है, ये शब्द कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, शब्द कहलाता है। ओके, और जब कोई शब्द मिलकर क्या बनाता है, वाक्य बनाता है। ठीक है, और समास, इसमें शब्द मतलब कि विग्रह किया जाता है। ठीक है, और समास आपको सारा याद होना चाहिए, और यहाँ से तो 1 से 2 प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है। आपको समास पूरा याद होना चाहिए सबका। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन योगरूढ़ शब्द है। आपको बताना है कि कौन योगरूढ़ शब्द है। बताइए फटाफट से। ग्रंथ होगा, रात होगा, आम होगा, चक्र पानी होगा। पहले तो आप बताएं कि योगरूढ़ शब्द होता क्या है। योगरूढ़ शब्द होता क्या है, पहले ये बताएं आप। तब जाके पता चलेगा कि शब्द होता क्या है। ठीक है, तो परिभाषा क्या होगा योगरूढ़ का, बताइए। सबसे पहले तो रूढ़ क्या होता है। रूढ़ वैसा शब्द, ठीक है, जिसका एक विशेष अर्थ निकलता हो, विशेष अर्थ निकलता हो लेकिन शब्द के खंड करने पर कोई अर्थ नहीं दे। ठीक है, विशेष अर्थ
और खंड करने पर कोई अर्थ ना हो, खंड करने पर अर्थ नहीं देगा, ठीक है। और यौगिक, यौगिक क्या है? ये एक मतलब अन्य शब्दों के योग से बना होता है और खंड करने पर प्रत्येक खंड का अलग अलग अर्थ निकलता है, ठीक है, यौगिक में। और योग रूढ़ में आपका क्या हो जाएगा कि शब्द का एक विशेष अर्थ होता है, ठीक है, इसमें जो शब्द बना होता है इसका एक विशेष अर्थ होता है और खंड करने पर प्रत्येक अर्थ का एक अलग अलग मतलब कि अर्थ ना हो, ठीक है। इसमें क्या कहते हैं, ये भी अलग अलग शब्द से मिलकर बना होता है और एक विशेष अर्थ देता है, ठीक है, शब्द जो विशेष अर्थ देता हो। तो अब यहाँ से आप बता सकते हैं कि ग्रंथ होगा, रात होगा, आम होगा या चक्रपाणी होगा। तो योग रूढ़ में क्या हो जाएगा, जिनका भी ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल सही है। क्या हो जाएगा, चक्रपाणी, ठीक है, चक्रपाणी, ये अलग अर्थ दे रहा है। चक्रपाणी का मतलब क्या होता है, आपने समास विग्रह में पढ़ा होगा, चक्रपाणी का ये समास में भी काम आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, विष्णु का रूप बोला जाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए आप। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन यौगिक शब्द है? अब देखिए हमने अभी जस्ट बताया था यौगिक शब्द, परिभाषा से ही आप याद कर सकते हैं। क्या हो जाएगा, घुड़सवार हो जाएगा, लड़का हो जाएगा, जलज हो जाएगा या गज हो जाएगा। बताइए, यौगिक क्या बताए थे कि शब्दों के योग से बना होता है और हर एक खंड करने पर दोनों खंड का अलग अलग मतलब कि अर्थ निकलता हो, ठीक है, और प्रत्येक खंड का जो है कोई विशेष अर्थ देता हो, तो वो क्या हो जाएगा, आपका यौगिक हो जाएगा। तो बताइए, घुड़सवार, लड़का, जलज, गज। अब गज को खंड कर देंगे कोई अर्थ ही नहीं मिलेगा, मिलेगा क्या? अब जलज, जलज एक कमल मतलब कमल का पर्यायवाची है। अब जौ, लौ, जौ अलग कर देंगे, इसका भी कोई अर्थ नहीं मिलेगा। लड़का पूरे में एक शब्द है पर इसको जब अलग करेंगे तो पता ही नहीं चलेगा कि क्या है। लेकिन यहाँ घुड़सवार को जब हम अलग करेंगे तो यहाँ से हमको निकल सकता है, घुड़ से मेरा घोड़ा निकल जाएगा और सवार से मतलब उस पर बैठा हुआ इंसान, ठीक है। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही है आपका। यौगिक शब्द क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर, घुड़सवार हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द कौन है? अब यहाँ पर रूढ़ शब्द भी आ गया, ठीक है। तो यहाँ से संधि विच्छेद कर लीजिए, दो दो पार्ट में हर एक शब्द को डिवाइड कर लीजिए और फिर देखिए कि कौन सा ऐसा शब्द है जिसको खंड करने पर कोई अर्थ नहीं निकलता हो। तो महात्मा, महान है जिसकी आत्मा, उसको बोला जाता है, तो महान आत्मा, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। महादेव, तो ये भी नहीं होगा क्योंकि महान और देव से भगवान को, ठीक है। गंगा जल, गंगा का जल, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। टोपी, टो और पी को जब अलग कीजिएगा तो कोई अर्थ नहीं निकलता, तो यही क्या हो जाएगा, आपका रूढ़ शब्द हो जाएगा, ठीक है। इस तरह ऑप्शन एलिमिनेशन से आप आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो हमने जो परिभाषा बताया उसको नोट कर लीजिएगा क्योंकि अभी अभी जस्ट आपको तीनों के तीनों प्रश्न यहाँ से मिल गए, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, संधि का विलोम क्या होगा? शत्रुता होगा, युद्ध होगा, अकाल होगा या विग्रह होगा? संधि का विलोम शब्द बताइए फटाफट से। शत्रुता कभी होगा संधि का, बताइए यहाँ पर। और युद्ध, युद्ध भी नहीं होगा। और अकाल, तो भाई अकाल तो अलग ही शब्द है। तो संधि का क्या होता है, विग्रह करना, ठीक है। संधि मतलब मेल और विग्रह मतलब तोड़ना, तो इसका दोनों का विलोम हो गया, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी जिनका भी है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। और आप यहाँ से देख सकते हैं कि आपकी तैयारी कितनी है हिंदी में, और इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये पूछा गया प्रश्न है आपका सारा, ठीक है। चलिए तो अगला प्रश्न है आपका, दक्षिण शब्द का, दक्षिक शब्द का विलोम बताना है, बताइए। अक्षम, शाश्वत, नाशवान या पतन? दक्षिक, बताइए दक्षिक शब्द का विलोम, फटाफट से बताइए। पतन तो होगा नहीं, पतन किसका होता है, उत्थान का होता है। अक्षम, अक्षम सक्षम का होगा।
और नाशवान ये तो अलग शब्द है, फिर ये शाश्वत। ठीक है, तो बचा क्या आपका ऑप्शन नंबर बी। तो आप यहाँ से जिनका भी ऑप्शन नंबर, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जिनका भी वो बिल्कुल सही है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, दक्षिक का ये आपका हो जाएगा शाश्वत। ठीक है, शाश्वत। अगला प्रश्न है आपका, कृतज्ञ शब्द का विलोम बताना है। कृतज्ञ शब्द का विलोम शब्द बताना है, तो फटाफट से बताइए कि कृतज्ञ शब्द का विलोम क्या हो जाएगा। साधु होगा, उपकारी होगा, कृतज्ञ होगा या दाता होगा। बताइए कृतज्ञ शब्द का विलोम क्या होगा। फिर तो सभी को पता होगा, एक बचपन से पढ़े होंगे, कृतज्ञ ये सब रटा हुआ रहता है सबको। साधु तो होगा नहीं, साधु किसका होता है, चोर का विलोम होता है। उपकारी का क्या हो जाएगा, इसका दूसरा हो जाएगा। फिर दाता का, देने वाला तो नहीं, देने वाला। तो कृतज्ञ क्या क्या हो जाएगा आपका, कृतज्ञ हो जाएगा। ठीक है, जिन भी बच्चों का ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल सही है। तो कृतज्ञ का क्या हो जाएगा, कृतज्ञ हो जाएगा। ठीक है, कहा कृतज्ञ। ओके, चलिए तो अगला प्रश्न है आपका, समान मतलब एक ही उदर से जन्म लेने वाला। ठीक है, समान उदर से जन्म लेने वाले को क्या बोला जाता है, अग्रज बोला जाता है, अनुज बोला जाता है, ज्येष्ठ बोला जाता है या सहोदर बोला जाता है। बताइए, अग्रज और अनुज तो छोटा बड़ा हो गया, इसका तो कोई यहाँ से अर्थ नहीं निकलता है। और ज्येष्ठ मतलब कि जो बड़ा होता है, लेकिन यहाँ बोला है एक ही उदर से जन्म लेने वाला, मतलब एक ही साथ जन्म लेने वाला। बताइए इसका क्या हो जाएगा आपका, अग्रज हो जाएगा, अनुज हो जाएगा, ज्येष्ठ हो जाएगा, सहोदर हो जाएगा। तो नहीं बोलते कि ये दोनों सहोदर भाई बहन है ऐसे करके। तो क्या हो जाएगा, ये आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही है। तो क्या हो जाएगा, एक ही उदर से जन्म लेने वाला जो होता है वो आपका सहोदर हो जाता है। और ये दोनों एक दूसरे का विलोम है, अग्रज अनुज। ज्येष्ठ का आप बताएंगे। ठीक है, ऐसे आप बताइए। अगला प्रश्न है आपका कि बाछे खिल जाना, बाछे खिलना या बाछे खिल जाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। बताइए जल्दी फटाफट से बताइए कि बाछे खिलना का मुहावरे का अर्थ। तो सबको पता होगा कि अत्यंत प्रसन्न हो जाना, चकित हो जाना, परिवर्तन होना, पूरी तरह ठीक होना। बताइए बाछे खिलने मतलब मुहावरे का अर्थ क्या होगा। अत्यंत प्रसन्न, चकित होना, परिवर्तन होना या पूरी तरह ठीक होना। बताइए फटाफट से। तो क्या हो जाएगा, ये आपका अत्यंत प्रसन्न होना। ठीक है, क्या हो जाएगा, अत्यंत प्रसन्न होना। ऑप्शन नंबर ए जिनका भी वो बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सरल शब्द का समानार्थी नहीं है। आपको बताना कि नहीं है सरल शब्द का समानार्थी। सीधा, भोला, रिजु, चतुर। बताइए फटाफट से क्या हो जाएगा। सीधा ये तो सरल का ही हो जाएगा, भोला इसको भी बोला जाता है, सरल ही हो जाएगा। रिजु का भी क्या हो जाता है, सरल हो जाता है। चतुर का भी होगा सरल का, चतुर तो अपने ही शब्द में अलग अर्थ दे रहा है, क्योंकि बताया जा रहा कि नहीं वो बहुत चतुर है। तो वो इंसान जो चतुर है वो सरल का भी हो नहीं सकता। ठीक है, तो जिनका भी ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये आपका चतुर हो जाएगा, सरल का समानार्थी शब्द नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, सुरक्षा का समानार्थी शब्द कौन है। बताइए सुरक्षा का समानार्थी शब्द। चौकसी, आपदाहीनता, गुणवत्ता, हितकर। बताइए, हित चाहने वाला तो अलग भाई है, हित चाहने वाला बस हित चाह सकता है, सुरक्षा नहीं दे सकता है। गुणवत्ता का भी होगा, सुरक्षा का नहीं होगा। आपदाहीनता ये भी नहीं होगा। तो सुरक्षा का क्या मतलब होता है, चौकसी। ठीक है, जिनका भी ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल सही है, चौकसी। जब तक चौकसी नहीं रहेंगे तब तक सुरक्षा आपको नहीं मिल सकता है। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा आपको, सुरक्षा का समानार्थी शब्द हो जाएगा आपका चौकसी।
अगला प्रश्न है आपका, अनुज का विलोम शब्द कौन सा है, बताइए। अनुज का विलोम यानी विपरार्थक शब्द कौन सा है? मनुष्य होगा, अभी जस्ट मैंने ऊपर में बताया था अनुज का विलोम। मनुष्य होगा, अग्रज होगा या लघु होगा, बताइए। अग्रज का क्या हो जाएगा? अनुज का विलोम शब्द तो सबके मुंह पे रहता है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका? अग्रज, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर सी जो आपका बिल्कुल सही है। अनुज का विलोम क्या हो जाएगा? ये विपरार्थक शब्द, ये आपका अग्रज हो जाएगा। ओके, अगला प्रश्न है आपका, गरल का विलोम शब्द क्या होगा, बताइए। गरल का विलोम शब्द क्या होगा, बताइए। शुदा होगा, नीर होगा, शडल होगा, आम होगा। आम तो होगा नहीं, आम का आम्र होता है और भी बहुत होता है, तो अब बताएंगे सरल का, नहीं सरल का विलोम क्या हो जाएगा? कठिन होगा। आम का, सॉरी मैं तो पर्यायवाची बता दिया, ठीक है। ये दोनों का आपका रहा काम, नीर और फिर आम, दोनों का पर्यायवाची आप बताएंगे क्लास खत्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो गरल का क्या हो जाएगा? विलोम, और ये, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? शुदा हो जाएगा, ठीक है। गरल का विलोम क्या हो जाएगा आपका? शुदा हो जाएगा, ठीक है। गरल मतलब विष होता है और शुदा मतलब अमृत होता है, ठीक है। तो आज इतना ही, और आपका होमवर्क ये है कि आप समास को पूरा पढ़ेंगे, ठीक है। समास को पूरा कर पढ़ेंगे और अगले दिन जब मैं हिंदी की क्लास लूँगी तो वहाँ आपको प्रश्न मिलेगा और आपको आंसर बताना है, ठीक है। और आप समास से आपके 2 प्रश्न एग्जाम में आते हैं, तो आपको हल्के में नहीं लेना है, अच्छे से करना है, ठीक है। और एग्ज़ाम अब बहुत नज़दीक है, तो आप इसको अच्छे से बनाएंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। तो हिंदी, ये हिंदी आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट है, आप वहाँ से स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको बहुत अच्छे से मेहनत करना है और फिर आपको इस बार एग्ज़ाम किसी भी हाल में क्वालिफाई करना है, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही, चलिए। आज के सेशन का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, देखते हैं। पर्ल ओएस्टर, पर्ल ओएस्टर किस वर्ग का जंतु है? पर्ल ओएस्टर किस वर्ग का जंतु है, ठीक है। तो इसी के साथ हम ऑप्शंस की तरफ मूव करते हैं। हमारा फर्स्ट ऑप्शन क्या बोल रहा है? सिफेलोपोडा। सेकंड वन क्या है? पेलेसियोपोडा, ठीक है। थर्ड क्या है? स्कैफोपोडा, और फोर्थ क्या है? गैस्ट्रोपोडा, ठीक है। तो पर्ल ओएस्टर जो है वो किस वर्ग का जंतु है? किस वर्ग का जंतु है? तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख दो, जिनको पता है, ठीक है। तो ये किस वर्ग का जंतु है? ये पैलिसियोपोडा वर्ग का जंतु है, ठीक है। पैलिसियोपोडा वर्ग का जंतु है। यहाँ पे आप स्पेलिंग सही कर लो। यहाँ पे क्या होगा स्पेलिंग? CI की जगह Y होगा, ठीक है, और बाकी सब सही है। यहाँ पे जो I है यहाँ पे Y हो जाएगा। चलिए इसी के साथ हम अपने अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, ठीक है। तो गाइस जो स्क्रीन पे दिख रहा है वो हमारा अगला प्रश्न है, और उस क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा यही आपको बताना है, ठीक है। तो मैं पहले क्वेश्चन पढ़ लेती हूँ। पेरीपेटस किसकी किसकी संयोजक कड़ी है? पेरीपेटस किसकी संयोजक कड़ी है? यानी मैं फिर से क्वेश्चन रिपीट करती हूँ इन इंग्लिश। पेरीपेटस इज द कनेक्टिंग लिंक ऑफ, जो पेरीपेटस है वो किसकी संयोजक है? क्या वो रेप्टाइल्स और बर्ड की संयोजक है, एनेलिडा और अर्थोपोडा की संयोजक है, या फिर मॉलुस्का और एनेलिडा की संयोजक है, या फिर मॉलुस्का और अर्थोपोडा की संयोजक है? तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, मैं बता चुकी हूँ, ब्रीफली डिस्क्राइब कर चुकी हूँ। जल्दी से इस क्वेश्चन का आप आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दो, ठीक है। तो गाइस इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? सो वेरी गुड जिन्होंने ऑप्शन बी को चूज़ किया है, ठीक है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। किसका ये कनेक्टिंग लिंक है? एनेलिडा और अर्थोपोडा का। किसका? एनेलिडा और अर्थोपोडा का, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया, और हम इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। तो गाइस जो अगला प्रश्न है वो क्या बोल रहा है? जापान में कौन सा स्पॉन्ज भेंट में दिया जाता है? यानी जापान में कौन सा स्पॉन्ज भेंट में दिया जाता है, ठीक है। स्पॉन्जेस के नाम दिए हुए हैं, तो आपको यहाँ स्पॉन्जेस के नेम दिए गए हैं। क्या स्पॉन्जेस के नेम दिए गए हैं? क्या? हाई
लोनीमा, हाइलोनीमा। सेकेंड वन क्या बोल रहा है? सेकेंड वन क्या है? यूपेलेक्टेला, यूपेलेक्टेला। थर्ड क्या है? टेक्थिया, टेक्थिया। एंड फोर्थ क्या है? ल्यूकोसोलेनेशिया, ल्यूकोसोलेनेशिया। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए कि जापान में कौन सा स्पॉन्ज भेंट में दिया जाता है, यानी गिफ्ट में दिया जाता है। तो क्या दिया जाता है? यूपेलेक्टेला। क्या दिया जाता है? यूपेलेक्टेला, जिसको आप सभी को पता है कि मैंने फर्स्ट में बता रखा है कि इसका कॉमन नेम क्या है? वेनस फ्लावर बास्केट, वेनस फ्लावर बास्केट। ठीक है, वेनस फ्लावर बास्केट इसका कॉमन नेम है। ठीक है, यूपेलेक्टेला इसका नेम, अनदर नेम है। इसका स्पेलिंग जो है यहाँ पे मिस्टेक है, इसको आप सही कर लो। ठीक है, ये होता है इसका स्पेलिंग। ठीक है, चलिए इसी के तो आपको पता चल गया कि जापान में कौन सा स्पॉन्जेस वेट किया जाता है? वेनस फ्लावर बास्केट। कौन सा स्पॉन्जेस? वेनस फ्लावर बास्केट। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, चलिए इसी के साथ हम अपने अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है गाइज? द्विनाम पद्धति किसने प्रतिपादित की थी? ठीक है ना, हु यहाँ पे प्रोनाउंड होगा। ठीक है ना, प्रोपाउंडेड द बायोनोमियल सिस्टम। बायोनोमियल सिस्टम किसने प्रतिपादित की थी? क्या प्रतिपादित की थी? यहाँ पे 4 साइंटिस्ट का नेम दिया गया है। आपसे यही पूछ रहा है कि बायोनोमियल सिस्टम किसने प्रतिपादित की थी। ओके, फर्स्ट ऑप्शन क्या बोल रहा है? हक्सले ने। सेकंड वन क्या है? हचिंसन ने। या फिर थर्ड क्या है? कॉरोलस लीनियस ने। या फिर अरस्तु ने। किसने दिया था बायोनोमियल सिस्टम? ठीक है, तो किसने दिया था गाइज? ये कॉरोलस लीनियस ने दिया था। किसने? कॉरोलस लीनियस ने। ऑप्शन सी इज करेक्ट। जिन्होंने ऑप्शन सी को चूज़ किया है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, वो बिल्कुल सही है। ओके, किसने दिया था? कॉरोलस लीनियस ने बायोनोमियल सिस्टम प्रोपाउंडेड किया था। ठीक है, इसी के साथ हम अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। तो गाइस जो हमारा अगला प्रश्न है वो क्या बोल रहा है? कॉकरोच का उत्सर्जी अंग है, यानी द एक्सक्रेटरी पार्ट ऑफ कॉकरोच। यहाँ पे क्या पूछ रहा है आपसे? एक्सक्रेटरी पार्ट ऑफ कॉकरोच। कॉकरोच का एक्सक्रेटरी पार्ट पूछ रहा है। ठीक है, फर्स्ट ऐसा ही सेम क्वेश्चन था फर्स्ट सेशन में भी, आप सभी को याद होगा। और नहीं याद होगा तो प्लीज़ आप रिमाइंड कर लीजिए, वीडियो को एक बार और देख लीजिए। ठीक है, ताकि जितने भी आंसर्स है वो आपके ब्रेन में याद हो जाने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ आपसे क्या पूछ रहा है? वहाँ अर्थवर्म के एक्सक्रीटरी ऑर्गन का नाम पूछ रहा था, यहाँ क्या पूछ रहा है आपसे? कॉकरोच के एक्सक्रीटरी पार्ट का नाम पूछ रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन क्या बोल रहा है? मालपीडियन नलिका, या फिर नेफ्रेडिया, या फिर मालपीडियन कनिका, या फिर ज्वाला कोशिकाएं यानी फ्लेम सेल्स। तो क्या होता है एक्सक्रीटरी पार्ट? कॉकरोच के एक्सक्रीटरी पार्ट का नाम तो वो क्या होता है? मालपीडियन नलिका। क्या होता है? मालपीडियन नलिका, यानी ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। ओके, ये याद कर लेना कि कॉकरोच के एक्सक्रीटरी पार्ट का या ऑर्गन का नाम क्या है? मालपीडियन ट्यूब। ठीक है, इसी के साथ हम अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है गाइस? सिस्टेमा नेचुरी नामक पुस्तक के लेखक हैं, यानी सिस्टेमा नेचुरी पुस्तक के लेखक का नाम पूछ रहा है। क्या लेमार्क है, अरस्तु है, हैकल है, या लीनियस है? कौन है जिन्होंने सिस्टेमा नेचुरी बुक यानी पुस्तक लिखा है? यही आपसे पूछ रहा है। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर जिनको पता है वो लिख दो कमेंट में। तो इस बुक को लिखने वाले का नाम है लीनियस। क्या है? लीनेसियस पढ़ लो, या फिर लीनियस। क्या? लीनियस। ओके, क्या नाम है उनका? उस ऑथर का नाम क्या है? लीनियस। ओके, चलो इसी के साथ हम अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न क्या बोल रहा है। तो गाइस जो अगला प्रश्न है वो क्या बोल रहा है? 27 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? टीनिया में उत्सर्जन के लिए कौन सी
संरचनाएं होती हैं? यानी टीनिया में उत्सर्जी के लिए कौन सी संरचनाएं होती हैं? टीनिया यानी आप क्या समझ रहे हो? टीनिया एक वर्ड है, अगर आप नहीं समझ रहे हो ना तो इसे हम फ्लैटवर्म भी बोलते हैं। क्या फ्लैटवर्म तो बहुत लोगों ने सुना होगा, ठीक है। अब तो कन्फ्यूज़न दूर हो गया ना कि टीनिया टीनिया क्या बोल रहा है। फ्लैटवर्म की बात कर रहा है इस क्वेश्चन में, ठीक है। फ्लैटवर्म में उत्सर्जन के लिए कौन सी संरचनाएं होती हैं यानी स्ट्रक्चर होती हैं? तो ऑप्शन ए क्या है? फ्लेम सेल्स होती हैं। सेकंड क्या है? सिलोम होती है, ठीक है। या फिर कोलम बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं? कोलम भी प्रोनाउंसिएशन करते हैं। या फिर नेफ्रेडिया होती है, या फिर इनमें से कोई नहीं होती है। तो गाइज आप सभी को पता होगा कि टीनिया में यानी फ्लैटवर्म में क्या होती है? एक स्ट्रक्चर एक्सक्रिएशन के लिए फ्लेम सेल्स होती हैं। क्या होती हैं? फ्लेम सेल्स होती हैं। यानी ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। ओके, थोड़ा सा वहाँ मिसप्रिंट था इसलिए मैंने उसे इरेज करके फ्लेम सेल्स को डाल दिया, ठीक है। जो ऑप्शन था वो रॉन्ग ऑप्शन दिया हुआ था, तो मैं फिफ्थ ऑप्शन मतलब डी के बाद ई ना करके एक ऑप्शन को इरेज करके ऑप्शन डाल दिया। इस क्वेश्चन का तो 100% सही हो गया क्योंकि फ्लेम सेल को सही किया गया, तो यही आंसर होगा, ठीक है। बट चलिए, वेरी गुड, आप लोग बस याद कर लीजिए कि हाँ फ्लेम सेल होता है किसमें? टीनिया में यानी फ्लैटफॉर्म में। ओके, चलिए इसी के साथ हम अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है गाइस? चीनोपोडियम का तेल का उपयोग किस रोग में करते हैं? यानी चीनोपोडियम ऑयल का उपयोग किस डिजीज़ को ठीक करने में करते हैं? क्या वो एक्रेसिस में करते हैं, एक्रेसिस डिजीज़ को ठीक करने में करते हैं, या फिर मलेरिया को, या फिर फाइलेरेसिस डिजीज़ को, या फिर टाइफाइड को? किसके ट्रीटमेंट के लिए हम चीनोपोडिया तेल का इस्तेमाल करते हैं? तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर जिनको जिनको पता है वो कमेंट में लिख दो कि आखिर चीनोपोडिया ऑयल किस रोग को, इसकी वजह से किस रोग का ट्रीटमेंट होता है। तो वेरी गुड जिन्होंने ऑप्शन ए को सेलेक्ट किया है, ठीक है। ये एक्रेसिस डिजीज़ को ठीक करने के लिए इस ऑयल का यूज़ होता है। किसका? एक्रेसिस डिजीज़ को ठीक करने के लिए चीनोपोडियम ऑयल का यूज़ किया जाता है, ठीक है। इसी के साथ हम अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या बोल रहा है। तो गाइस जो अगला प्रश्न है वो क्या बोल रहा है? वर्गीकरण का जनक कौन माना जाता है? यानी हु इज़ कंसीडर्ड द फादर ऑफ क्लासिफिकेशन? फादर ऑफ क्लासिफिकेशन किसको बोला गया है? क्या फादर ऑफ क्लासिफिकेशन डार्विन को बोला गया है, या फिर लैमार्क को बोला गया है, या फिर कोरल लीनियस को बोला गया है, कैरोलस लीनियस को बोला गया है, या फिर बेंथम व हुकर को बोला गया है? तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए, ठीक है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है कि फादर ऑफ क्लासिफिकेशन किनको बोला गया? फादर ऑफ क्लासिफिकेशन किनको बोला गया? तो आप सभी को पता है किसको? लीनियस को बोला गया। किसको? लीनियस को बोला गया, ठीक है। फादर ऑफ क्लासिफिकेशन किसको बोला गया है? लीनियस को बोला गया है, ठीक है। इसी के साथ हम अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या बोल रहा है। तो गाइस जो अगला प्रश्न है वो क्या बोल रहा है? जंतु जगत तथा प्राणी जगत के बीच की संयोजी कड़ी है। यानी आपसे क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है कि द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द एनिमल किंगडम एंड द एनिमल किंगडम, अच्छा यहाँ मिसप्रिंट है थोड़ा सा, यहाँ पे प्लांट कर लो, ठीक है ना, यहाँ कर लो प्लांट किंगडम। यानी आपसे क्या पूछ रहा है? एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम के बीच का जो कनेक्शन है, ठीक है ना, कनेक्टिंग लिंक है, वही आपसे पूछ रहा है। क्या अमोएबा है, या फिर ट्राइपेनोसोमा है, या फिर यूग्लिना है, या फिर अमीबा है? तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर आप बता दो कि कौन है जो कनेक्टिंग लिंक है, जो कि संयोजी कड़ी है किसके किसके बीच? एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम के बीच, ठीक है। तो वेरी गुड जिन्होंने ऑप्शन सी को सेलेक्ट किया है, ठीक है ना। क्या है? यूग्लिना है। क्या है? यूग्लिना है, जो कि एनिमल किंगडम की तरह भी कैरेक्टर शो करता है और प्लांट किंगडम की तरह भी कैरेक्टर शो करता है। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि ये प्लांट की तरह भी कैरेक्टर दिखाता है, लक्षण दिखाता है, गुण दिखाता है, और एनिमल की तरह भी दिखाता है, ठीक है। इसीलिए इसे क्या बोलते हैं हम? संयोजी कड़ी बोलते हैं। किसके किसके बीच का? जंतु जगत और प्राणी जगत के बीच की संयोजी कड़ी किसको बोलते हैं हम? युगलीना को बोलते हैं। किसको बोलते हैं हम? युगलीना को बोलते हैं, ठीक है। चलो इसी के साथ हम अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं।
अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, जंतु विज्ञान के जनक कौन है? जंतु विज्ञान के जनक कौन है, यानी क्या पूछ रहा है, हु इज़ द फादर ऑफ जियोलॉजी? फादर ऑफ जियोलॉजी आपसे पूछ रहा है कि कौन है, ठीक है। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये 100% बच्चों का आंसर सही ही होना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन ए क्या बोल रहा है, लीनियस है, अरिस्टोटल है, या फिर थ्यूरोफ्रेस्टस, या फिर लजारो स्प्लैंजानी, ठीक है। तो फादर ऑफ जियोलॉजी आप सभी को पता होगा, बहुत पहले से पढ़ते आए हो, कौन है, अरिस्टोटल है। कौन है, एरिस्टोटल है, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, यानी एरिस्टोटल बोलो या अरस्तु बोलो, ठीक है। चलो इसी के साथ हम अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या बोल रहा है। तो गाइस जो स्क्रीन पे दिख रहा है वो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। 32 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पंच जगत वर्गीकरण किसने प्रतिपादित किया था, यानी हु प्रोपाउंडेड द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो है वो किसने दिया था, ठीक है ना, कि किसने प्रतिपादित किया था? क्या अरस्तु ने किया था, या फिर लीनियस ने किया था, या फिर विटेकर ने किया था, या फिर क्यूवियर ने किया था? तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दे दो कि किसने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को प्रोपाउंड किया था, ठीक है ना, किसने प्रतिपादित किया था किसको, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को। तो गाइस जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर लिख दो कि किसने किया था। तो वेरी गुड, जिन्होंने ऑप्शन सी को सेलेक्ट किया है, विटेकर ने प्रोपाउंड किया था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को। इनका नाम क्या था, रॉबर्ट विटेकर। क्या था, रॉबर्ट विटेकर, ठीक है, विटेकर्स, ओके। इन्होंने क्या किया था, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को प्रोपाउंड किया था, यानी प्रतिपादित किया था। चलिए इसी के साथ हम अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या बोल रहा है। तो गाइस जो अगला प्रश्न है वो क्या बोल रहा है, जातियों की संख्या के आधार पर सबसे बड़ा संघ है, यानी जातियों के संख्या के आधार पर सबसे बड़ा संघ का नाम पूछ रहा है आपसे, ठीक है। फिर से क्वेश्चन को मैं रिपीट करती हूँ, द लार्जेस्ट यूनियन, नहीं यहाँ फाइलम होगा, क्या होगा, फाइलम, द लार्जेस्ट फाइलम ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कास्ट, नहीं स्पीसीज, ठीक है, स्पीसीज, ओके। तो जहाँ हम बात करते हैं लार्जेस्ट फाइलम की, तो हमारे दिमाग में एक ही बात चलता है, वो क्या चलता है, आर्थ्रोपोडा, ठीक है। तो चलो ऑप्शंस की तरफ मूव करते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या बोल रहा है, प्रोटोजोआ, तो बिल्कुल नहीं। आर्थ्रोपोडा, बिल्कुल हाँ, ठीक है। लार्जेस्ट फाइलम तो वही है ना, तो लार्जेस्ट फाइलम क्या है, आर्थ्रोपोडा है। तो ऑप्शन, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, ओके। आर्थ्रोपोडा जो है वो लार्जेस्ट फाइलम है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ स्पीसीज, ठीक है, जातियों की संख्या के आधार पर सबसे बड़ा संघ कौन सा है, आर्थ्रोपोडा है, ठीक है। चलो इसी के साथ हम अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। तो गाइस जो अगला प्रश्न है वो क्या बोल रहा है, प्रोटोजोआ का कौन सा वर्ग केवल परजीवीय का है, यानी आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि प्रोटोजोआ का कौन सा वर्ग, प्रोटोजोआ का कौन सा वर्ग केवल परजीवीय का है, यानी पैरासाइटिक एनिमल्स का है, ठीक है। क्या प्लाज्मोड्रोमा है, या फिर सीलिएटा है, या फिर मैस्टिगोफोरा है, या फिर स्पोरोजोआ है? तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए कि प्रोटोजोआ का कौन सा वर्ग केवल परजीवीय है, ठीक है। प्रोटोजोआ से कौन सा क्लास बिलोंग करता है जो क्या करता है, सिर्फ पैरासाइटिक एनिमल्स होता है, ठीक है, जिनके अंदर क्या होता है, सिर्फ पैरासाइटिक एनिमल्स होते हैं। तो कौन सा होता है गाइस, स्पोरोजोआंस होते हैं। क्या होते हैं, स्पोरोजोआ होते हैं। स्पेलिंग यहाँ पे एन लगा लेना, ठीक है। क्या होते हैं, स्पोरोजोआ होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र में साइजॉन्ट कहाँ बनता है, यानी मलेरिया परजीवी जो है उसका जीवन यानी लाइफ साइकिल की बात कर रहा है, लाइफ साइकिल में साइजॉन्ट कहाँ पे बनता है? क्या वो आरबीसी में बनता है, यकृत में बनता है यानी लीवर में बनता है, या फिर आरबीसी और लीवर दोनों में बनता है, या फिर एनोफिल्स के पेट में बनता है, या फिर एनोफिल्स के पेट में बनता है, या फिर अमाशय बोलो, ठीक है ना, अमाशय में बनता है। तो गाइस जो
साइजॉन्ट होता है वो बनता कहाँ है, वो लीवर में बनता है। कहाँ बनता है वो, लीवर में बनता है, ठीक है, यानी यकृत में बनता है, ठीक है। किसमें बनता है, यकृत में बनता है। तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, ठीक है। अब आपको पता चल गया कि मलेरिया परजीवी के लाइफ साइकिल में साइजॉन्ट कहाँ बनता है, साइजॉन्ट कहाँ बनता है, तो वो कहाँ बनता है, यकृत में यानी लीवर में बनता है। चलिए इसी के साथ हम अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। अगला प्रश्न क्या है, वो भी एक डिस्कवरी से क्वेश्चन पूछा गया है। मनुष्य में मलेरिया परजीवी की खोज करने वाले वैज्ञानिक थे, यानी द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड मलेरिया पैरासाइट इन मैन वॉज। उस साइंटिस्ट का नाम पूछ रहा है जिन्होंने मलेरिया पैरासाइट का नाम का खोज किया था, ठीक है, का खोज किया था। क्या वो रोनाल्ड रॉस थे, या फिर चार्ल्स लॉवडन थे, या फिर लुइस पास्चर थे, या फिर ग्रासी थे, ठीक है। तो ये आप सभी को पता होगा कि मलेरिया पैरासाइट का डिस्कवर किस साइंटिस्ट ने किया था, चार्ल्स लॉरेंस ने, ठीक है, चार्ल्स लॉरेंस ने, ओके, चार्ल्स लॉरेंस ने, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, रेडियो धर्मिता की खोज किसने की थी, यानी रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी, ठीक है। तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख दो, ठीक है। किसने की थी, क्या हेनरी बिक्वेरल ने की थी, या फिर सत्येंद्र नाथ बोस ने की थी, या फिर जेम्स जोकैब बर्जोलिस ने की थी, या फिर एल्बर्ट आइंस्टीन ने की थी। तो आप सभी को पता होगा कि रेडियो एक्टिव की खोज किसने की थी, हेनरी बिक्वेरल ने की थी। किसने, हेनरी बिक्वेरल ने की थी, ओके। तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, ठीक है। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन ए होगा, ठीक है। चलो इसी के साथ हम अपने अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, एंटीबॉडीज़ का निर्माण होता है, एंटीबॉडीज़ का निर्माण कहाँ होता है, ठीक है। एंटीबॉडीज़ आर प्रोड्यूस्ड बाय, एंटीबॉडीज़ कहाँ से प्रोड्यूस होता है, यानी कहाँ निर्माण होता है, क्या लिम्फोसाइट्स में होता है, या फिर बोन मैरो में होता है, या फिर प्लेटलेट्स में होता है, या फिर WBC में होता है। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बता दो। ये भी एक रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है, ये भी क्या है, एक रिपीटेड क्वेश्चन है। तो ये किस में होता है, तो जिन्होंने ऑप्शन ए चूज़ किया है 100% करेक्ट है। किस में होता है, लिम्फोसाइट्स में होता है, यानी इसे हम ये बी लिम्फोसाइट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बीटा सेल्स बोलते हैं, या फिर बी लिम्फोसाइट बोलते हैं, ठीक है। इसी में क्या होता है, एंटीबॉडीज़ का निर्माण होता है, एंटीबॉडीज़ का निर्माण होता है, ठीक है। चलिए इसी के साथ हम अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। इसका जो ये 38 नंबर क्वेश्चन था आपका, ठीक है, 38 नंबर क्वेश्चन था। चलिए इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो गाइस जो अगला प्रश्न है वो क्या बोल रहा है, ओजोन मनुष्य की रक्षा करता है। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि ओजोन ह्यूमन को किस रेज से प्रोटेक्ट करता है, किस किरणों से प्रोटेक्ट करता है, क्या अल्फ़ा रेज से प्रोटेक्ट करता है, या बीटा रेज से, या फिर यूवी रेज यानी अल्ट्रावायलेट रेज, या फिर वाई रेज। तो आप सभी को पता है कि किस रेज से प्रोटेक्ट करता है, पराबैंगनी किरणों से मनुष्य को ओजोन लेयर जो है वो प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। ओजोन लेयर जो प्रोटेक्ट करता है, अगर हमें पराबैंगनी किरणें डायरेक्ट मिले, ठीक है, अगर ओजोन लेयर ना हो तो हमारा स्किन जल सकता है, स्किन कैंसर हो जाएगा, ठीक है। स्किन रिलेटेड डिजीज़ बहुत ज़्यादा होने लगेगा, जिसकी वजह से ह्यूमन डेथ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो वो क्या करता है, यूवी रेज से हमें प्रोटेक्ट करता है ओजोन लेयर, ठीक है। इसलिए हमें ओजोन लेयर को बचा कर रखना है। ओजोन लेयर टूटना स्टार्ट हो गया है, बट हमें CFC कुछ केमिकल्स हैं, परफ्यूम के कुछ केमिकल्स होते हैं जिन्हें हमें यूज करने से ओजोन लेयर डिप्लेशन स्टार्ट हो गया है, उसका यूज़ कम करना है, ठीक है। चलिए इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो गाइस जो नेक्स्ट प्रश्न है वो क्या बोल रहा है, आयोडीन का सर्वाधिक मात्रा कहाँ होता है, आयोडीन का सर्वाधिक मात्रा कहाँ होता है या कहाँ पाया जाता है, ठीक है। वेयर इज़ द ग्रेटेस्ट अमाउंट ऑफ आयोडीन फाउंड, किस ग्लैंड में सबसे ज़्यादा आयोडीन पाया जाता है, क्या थायराइड ग्लैंड में पाया जाता है, या फिर टेस्टिस में, या फिर प्यूटेट्री में, या फिर पेनक्रियाज में।
तो गाइज ये आप सभी को पता है कि सबसे ज़्यादा आयोडीन की मात्रा कहाँ पाई जाती है? थायरॉयड ग्लैंड में। किस ग्लैंड में? थायरॉयड ग्लैंड में। ठीक है, ये रिपीटेड क्वेश्चन था, ये 100% बच्चों का सही हुआ होगा। ऑप्शन ए जिन्होंने लिखा होगा। ठीक है, इसी के साथ हम आज के सेशन को एंड करते हैं। आज के सेशन में 20 क्वेश्चंस का सॉल्व हमने कराया है। ठीक है, सो थैंक्स अ लॉट। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।